नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय सरदाना जी, जो कि एक प्रकार से केजरीवाल स्पेशलिस्ट हैं। आपका स्वागत है विजय जी। और हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस समय एक ये जो टुकड़े टुकड़े इंडिया है ना, आई डॉट एन डॉट डी डॉट डी डॉट आई डॉट ए डॉट, तो इसके शीर्ष पद के लिए बहुत जबरदस्त घमासान हो रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसमें हमारे सर जी का क्या स्कोप है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने इसके ऊपर क्लेम डाल रहे हैं। और सर जी क्लेम भी डाल रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि हम तो बिहार में भी लड़ेंगे चुनाव, और हम तो छत्तीसगढ़ में भी लड़ेंगे, एमपी में भी लड़ेंगे, सब जगह लड़ेंगे। संजय जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, ऐसा है कि अगर आप इन सारे डॉट डॉट पार्ट, ये जो गठबंधन है, मैं इसको डॉट डॉट गठबंधन बोलता हूं, मैं पूरा नाम नहीं लेता हूं। तो ये जो डॉट डॉट ग्रुप है, ये हर डॉट अपने आप में एक महत्वाकांक्षा है, क्योंकि 8-10 डॉट्स इकट्ठी हो गई हैं और ये अपने आप को इंडिया घोषित करने के प्रयास में। समस्या ये हो गई, ये एक फेडरलिज्म का एक आप रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। 26 डॉट्स है टोटल अभी तो। मैं वही कह रहा हूँ ना सर, ये सब डॉट्स इकट्ठे होके ये ईच डॉट इज वन अपने आप में एक ईगो है। अगर आप इन डॉट्स का अगर आप एग्जाम्पल देखें, मतलब इनका जो इतिहास देखें, सर इन सब को ये अपने आप में कोई नेचुरल ग्रोथ या कोई आइडियोलॉजिकल पार्टियां नहीं है, इस बात को हमें समझना होगा। जितनी भी ये पार्टियां हैं, इनके जितने नेता हैं, ये पहले किसी ना किसी दल में थे, वहां से ये स्प्लिट होके इन्होंने अपना अपना एक डॉट बनाने की कोशिश करी, और जब ये डॉट बन गई तो इन्होंने फिर उस डॉट से लाइन खींचने की कोशिश की कि हम अपने अस्तित्व को दिखाएंगे। जब वो लाइन नहीं खींच पाए तो इन्होंने कहा चलो सारी डॉट्स एक साथ मिल जाओ, ताकि तब शायद जनता को दिख जाए कि हम लाइन है। तो ये लॉजिकल इनका इतना ही है, क्योंकि वैसा होता है ना सर कि अगर बीजेपी से ज्यादा अपनी लंबी लाइन खींचनी तो आप क्या करोगे, और तो कोई रास्ता नहीं है, अपना अकेले डॉट काम कर नहीं रहा। तो जैसे कहते हैं ना कि भाई व्हाट इज लाइन, सीरीज ऑफ डॉट्स। तो इन्होंने सब डॉट्स इकट्ठे हो गए और इन्होंने बीजेपी से लंबी लाइन खींचने की कोशिश करी। प्रॉब्लम क्या हो गई इनके साथ कि जितने डॉट थे ना तो ये यूनिफॉर्म थे, ना ये स्टेबल थे, तो वो लाइन दिखी नहीं, वो एक कैरिकेचर बन गया, और वो कभी किधर वो स्लिप हो रहा है। प्रॉब्लम ये हो गई। तो अब समस्या क्या हो रही है कि केजरीवाल साहब को भी पता है कि अगर राजनीति में आगे बढ़ना है तो गठबंधन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर उनको ये समझ में आ जाता कि गठबंधन से काम चलेगा तो ये बहुत पहले गठबंधन कर लेते। लेकिन उनको उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनका एस्पिरेशन, उससे इनको जो गठबंधन की राजनीति है ये उनके मॉडल में फिट नहीं होती है, ये हमें मान लेना चाहिए। आज नहीं तो कल, मैं इस बात को पिछले कई महीनों से कह रहा हूं कि आप एक बात समझिए कि केजरीवाल साहब गठबंधन या किसी के साथ तब तक खड़े होंगे जब तक आप उसके कंधे का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब उसके कंधे का इस्तेमाल खत्म हो गया, वो कंधा मेरे काम का नहीं रहा, तो केजरीवाल साहब एक ऐसे इंसान हैं जो किसी भी यूजलेस कंधे पे 1 मिनट भी नहीं टाइम वेस्ट करेंगे। और इस समय जो ये जितने डॉट डॉट के कंधे हैं, ये केजरीवाल के गेम प्लान में फिट नहीं होते हैं। अगर उनको कंधों का इस्तेमाल नहीं करना होता, अच्छी राजनीति करनी होती, तो सर जो इनके साथ फाउंडर मेंबर्स बने थे उनको पार्टी से क्यों निकालते। इनके अपने साथी जेल में हैं, इनके लोग अपने छोड़ के चले गए, इनको कहीं पे भी गिला शिकवा नहीं हुआ। कभी आपने इनके चेहरे पे कोई शिकन देखी है? कहीं आपको नहीं लगेगा, क्योंकि इनको पता है कि दे ऑल आर
जिसको कहते हैं कि एक मेरे को बहुत लंबी यात्रा करनी है और ये जितने मेरे आसपास लोग हैं ये सब एक पायदान है, ये फुटस्टेप है या फुटमैट है, ये आप जैसा चाहे वैसे परिभाषा आप देख सकते हैं। बहुत सारे फुटमैट हैं, बहुत सारे पायदान हैं। जो इनके स्तर का है वो पायदान है, जो इनके स्तर के नीचे का है वो फुटमैट है। इस परिभाषा से केजरीवाल साहब को अपनी यात्रा तय करनी है और वो अपनी यात्रा तय कर रहे हैं, चाहे वो फिर मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो। ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। गठबंधन और केजरीवाल साहब दे आर ये कोई लॉजिक बैठता नहीं है, ये कभी होगा नहीं, इसका संभावना मुझे तो कभी नहीं दिखती। आपको ध्यान है कि पिछली बार जब ट्रंप का आगमन हुआ था तब केजरीवाल जी की पार्टी यहाँ दिल्ली दंगे करवाने में लगी हुई थी। अब इस बार G20 का आयोजन हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि फिर से ये कुछ रिपीट कराने का प्रयास करेंगे? सर, अगर इस बार एनसीआर में कुछ हो गया तो ये क्वेश्चन मार्क केजरीवाल से ज्यादा अमित शाह साहब पे आएगा कि एज ए होम मिनिस्टर वो क्या कर रहे थे। और आपको और हमको और पूरे देश को पता है कि अमित शाह जब कोई ऐसा काम हो जिससे उनकी इज्जत पे दाग लगे या उनकी परफॉर्मेंस पे दाग लगे, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि आप आने वाले दिनों में देखिएगा, दिल्ली का हर सिपाही बहुत क्लियर उसको इंस्ट्रक्शन होगा कि आप सोयो या मत सोओ, दिल्ली में एक चिड़िया बगैर दिल्ली पुलिस के पंख नहीं मार पाएगी। अभी जैसे कल हमने देखा दिल्ली के 5 स्टेशन के ऊपर सिख फॉर जस्टिस के कुछ लोकल लोगों ने लिखने की कोशिश करी आउटस्कर्ट्स दिल्ली में। अब पुलिस को ये बात समझ में आ गई और मैं तो सर 3 महीने पहले से कह रहा हूं कि दिल्ली में G20 का इतना बड़ा इवेंट है, पुलिस को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि भारत विरोधी शक्तियां जरूर सर उठाएंगी, वो ऐसे ही मौके की तलाश में होती है। और कल एक घटना हो गई, ऐसे कई लोग प्रयास करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी जगह पे दिल्ली पुलिस ने प्रिवेंटिव अप्रोचेस ली होंगी, बहुत सारे लोग सर्वेलेंस में होंगे, बहुत सारों को बुला के हिदायत दे दी होगी कि भैया अगर दोनों हाथ पैर सलामत रखने हैं तो कानून के हिसाब से चलिएगा, ज्यादा चादर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं करिएगा, जितना आप निकलोगे मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और खुफिया तंत्र सारे लोग मिल गए होंगे, क्योंकि सर इस बात को हमें समझना होगा कि इससे बड़ा इवेंट भारत के इतिहास में नहीं हुआ और हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर की खुफिया एजेंसीज की निगाह होगी। सर ये भी एक बात ध्यान रखिए, आपस में इंटरनेशनल एजेंसीज भी नोट्स एक्सचेंज कर रही होंगी। आपको क्या लगता है या हमको क्या लगता है अमेरिका की CIA इन्वॉल्व नहीं होगी, यूरोपियन अमेरिकी नहीं होंगी या बाकी दुनिया भर के, क्योंकि सबके तो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं, सबको अपने अपने राष्ट्राध्यक्षों की चिंता है। हो सकता है कि कोई किसी को टारगेट इंडिया में करना चाहता हो, अपना बदला लेना चाहता हो यूके का इंडिया में, बोले दे मे वांट टू यूटिलाइज न्यू दिल्ली एज ए प्लेग्राउंड टू सेटल स्कोर्स। तो ये थ्रेट तो रहेगा सारे हेड ऑफ द स्टेट्स पे। तो इसीलिए मुझे लगता है इस समय जितना भारत पुलिस को या दिल्ली की पुलिस को भारत सरकार ने संसाधन दिए होंगे, छूट दी होगी, जिस तरह का कोऑर्डिनेशन हो रहा होगा बिटवीन ऑल सर्विसेज इंक्लूडिंग आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक फोर्सेज, इंक्लूडिंग रॉ, मुझे लगता है इस समय सब ओवर टाइम पे होंगे। इस समय किसी की छुट्टी मंजूर नहीं होगी। तो मुझे नहीं लगता केजरीवाल साहब की आम आदमी पार्टी कुछ तमाशा। वैसे भी उनके जो कुछ प्रमुख लोग हैं वो तो बहुत लंबे समय से जेल में बंद हैं, तो इससे उनकी जो थोड़ी सी क्षमता है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो जो उनका जो चीफ न्यूसेंस मेकर है अमानतुल्ला, उसके ऊपर भी इस समय कुछ ऐसे धाराएं लगी हुई हैं कि वो भी थोड़ा सा सशंकित तो निश्चित रूप से होगा। पिछली बार तो इन्हीं लोगों ने सारा खेल खेला था। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए इस समय ये जो सिचुएशन है ना, और मोदी साहब ने तो सर इसरो से बोल ही दिया था, अपने घोषणा में उन्होंने बाकी जगह भी बोला था
कि आने वाले दिनों में दिल्ली में बहुत बड़ा मतलब कि जश्न होने वाला है और आपको असुविधाएं होंगी। और हम तो पहले दिन से मान ही रहे थे कि जब ये डेट्स अनाउंस हुई थी तो हमने कहा उस समय देखिए दिल्ली नॉर्मल नहीं चल सकती, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक इतना है कि आप उसमें वीआईपी मूवमेंट नहीं कर सकते। तो आपको तो ट्रैफिक को रोकना ही होगा हर हाल में, पहली बात। दूसरा, दिल्ली पुलिस दिल्ली का ट्रैफिक मैनेज करेगी या वीआईपी मूवमेंट मैनेज करेगी, ये बात भी हमें समझनी होगी। हॉस्पिटल्स, इमरजेंसीज, एयरपोर्ट्स, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, सबके बीच में टेक्निकली ग्रीन कॉरिडोर बने होंगे, मतलब बनेंगे अगले 5 दिन में। अगर हम ये कहें कि भी 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जब भी हमारे यहाँ विदेशी मेहमान रहेंगे, और हमें तो 5 से लेकर 15 तक आप ये मान के चलिए कि घटना के बाद भी, मतलब इवेंट के बाद भी बहुत सारे पत्रकार और जो बिजनेस कम्युनिटी आएगी अपनी फैमिलीज के साथ या बाकी भी, उन सब के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को चमकाया गया है। यहाँ तक कि दिल्ली के सारे 5 स्टार होटल चमक रहे हैं। और अगर आज आप नज़ारा देखते हो जहाँ पे मेन इवेंट होना है, जिसका नाम भारत मंडप रखा गया है, जो प्रगति मैदान का मंडप बना है, उसके आप आसपास जाके देखिए, लगता ही नहीं है ये प्रगति मैदान है। कलर्ड फव्वारे, दुनिया भर की लाइटिंग, जिस तरह से सजाया गया है, और अभी तो शुरुआत है। एलजी ने तो कहा है कि वे 6.5 से 7 लाख फूलों के गमले इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस को कवर करेंगे। तो अभी तो सर डेकोरेशन होना शुरू हुआ है दिल्ली का। और ऐसी स्थिति में अगर कोई तामझाम बिगाड़ता है भारत का, तो मुझे लगता है कि इस समय जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि एक तो चंद्रयान का मून लैंडिंग का एक उत्साह जनता के दिल में है। G20 के लिए 1 साल से हम लोगों को तैयार किया जा रहा है, और पूरा देश जब जश्न मना रहा हो, उस समय आके कोई उसमें खटास डालने की कोशिश करेगा, मुझे नहीं लगता जनता इस बार बर्दाश्त करेगी। और कोशिश करेंगे लोग अपना इम्पैक्ट दिखाने की, लेकिन मुझे लगता है कि सिस्टम विल बी रूथलेस विद कोई कोई चांस नहीं है। ह्यूमन राइट का कोई मुद्दा नहीं है अगले 20 दिन। तो इस G20 के लिए जो सारे कार्रवाई हो रही है दिल्ली सरकार की ओर से, वो केवल एलजी साहब ही कर रहे हैं या कि और लोग भी कर रहे हैं? नहीं, दिल्ली सरकार भी कुछ कर का रही कोई रोल नहीं है। दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं है सर। इस समय 100% जो वर्क हो रहा है, दैट इज एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ पीएमओ। पूरा सेक्रेटरिएट है, आपको पता है, आप सरकार में हमसे ज्यादा जानते हैं कैसे काम होते हैं, बड़े इवेंट को कैसे मैनेज करती है सरकारें। तो एक पूरा सेक्रेटरिएट बना है, और विद इन सेक्रेटरिएट हर चीज के लिए पूरी टीम है। जैसे एक मंत्रालय होता है, मुझे लगता है इतना बड़ा स्टाफ इस पे काम कर रहा होगा। हर एक राज्यों, हर एक देशों के साथ कोऑर्डिनेशन, और हर देश का मतलब है कि हर देश के जो फॉरेन एम्बेसीज हैं, हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वो उनके साथ कोऑर्डिनेट, पुलिस विद द होम मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, मेट्रोज, हाईवेज, रोडवेज, ट्रक्स, बसेस, सब कैसे मैनेज करना है। हर डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर होगी, क्योंकि पता है ये 1 साल पहले से कि ये इवेंट होना है, और आखिरी दिन तमाशा हो जाए, मुझे नहीं लगता मोदी साहब बर्दाश्त करने वाले हैं। जिसने गड़बड़ करी जरा भी, उसका तो दोस डिपार्टमेंट्स विल हैव सीइंग, मतलब हेड रोलिंग शुरू हो जाएगा वहां से। तो मुझे लगता है कि इस समय सीरियस मैटर है। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी बहुत सारे जो टफ डिसीजंस हैं वो इस समय पेंडिंग रखे हुए हैं या अबेयंस में रखे हुए हैं मोदी जी ने, इसी G20 के कारण। बिल्कुल सही है। देखिए, इस समय किसी भी तरह का कोई इंटरनेशनल कवरेज नेगेटिव नहीं जाना चाहिए भारत के लिए, और आप और हम एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हम भी नहीं चाहेंगे कि G20 के समय कोई इंसान, चाहे हमें अपने घर में 3 दिन बंद रहना पड़े, हमें मंजूर है। मैं तो दिल्ली में रहता हूं, मैं ये कह रहा हूं, दिल्ली के नागरिक इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर G20 में भारत में विदेशी मेहमान आ रहे हैं और हमें थोड़ी सी कष्ट उठाना पड़ जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन भारत का नाम खराब नहीं होना चाहिए। हम 3 दिन घर में बैठ जाएंगे, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर भारत के नाम के ऊपर कोई उंगली उठा दे या भारत के खिलाफ कोई लिख दे या कुछ कर दे, मुझे नहीं लगता इस समय देश में वो माहौल है कि लोग बर्दाश्त कर लेंगे या एक्सेप्ट कर लेंगे कि नहीं चलता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सब किनारे। जब
देश की इज्जत की बात आती है ना, फिर संविधान, कोर्ट और जस्टिफिकेशन काम नहीं आते। चलिए अब आप और थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस डॉट 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 वाले की। ये डॉट 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 वाले की अब 31 तारीख को मीटिंग होनी है बॉम्बे में, और ये बॉम्बे की मीटिंग को लेके जो बॉम्बे वाले हैं यानी कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के वहाँ के जो है नाना पटोले, ये सब लोग जो है वो अत्यधिक आशंकित हैं। और जो तीसरा उनका जो वो ट्राइपॉड है, उसकी जो तीसरी टांग है, वो पूरी तरह से हिलती दिखाई पड़ रही है। शरद पवार का कुछ पता नहीं चल रहा है, वो कभी अजीत पवार के साथ हैं, कभी अजीत पवार के विरोध में हैं, कभी वो कहते हैं कि एनसीपी में कोई स्प्लिट नहीं हो, कभी कहते हैं मुझको धोखा दिया गया। ये क्या हो रहा है वहां पे? सर देखिए, इस समय यही एक सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है जो पवार साहब कर रहे हैं। उनको भी पता है कि डॉट डॉट में कोई दम है नहीं, उनको भी पता है सर। वो भी राजनीतिज्ञ हैं, और जितने डॉट डॉट के नेता हैं उनसे ज्यादा बड़े खिलाड़ी वो अकेले हैं। तो अगर उनको ये कोई बताए कि साहब इस समय ये डॉट डॉट दल बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सबको सारी बातें भूल के इनके पीछे लाइन लगा के खड़े हो जाना चाहिए, तो पवार साहब अंदर ही अंदर हंसेंगे कि यार तुम किसको क्या समझा रहे हो। तो कहने का मतलब ये है सर कि इस डॉट डॉट का कोई फ्यूचर नहीं है। अब क्योंकि ये बन गया है तो अब इनको बार बार अपने आप को प्रूव करना होगा कि हम एक हैं। देखिए मजबूरी इनकी समझिए सर, इनको बार बार इसलिए मिलना पड़ रहा है ताकि ये जनता को बता सकें कि हम एक हैं। नहीं तो ये तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर सकते हैं ना सर। अगर इनको वास्तव में प्रोग्राम बनाना है, इनको अगर अपना एजेंडा तय करना है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि सारे ये डॉट डॉट नेता एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सबसे पहले ये तो तय कर लें कि इस डॉट डॉट्स में बिग डॉट कौन है, पहले तो ये पता कर लें कि इनका नेता कौन होगा। फिर अपना ये कोई एक्शन प्लान, एजेंडा तैयार कर लेते कि हम इसमें इस तरह का हमारा एजेंडा होगा और ये प्रायोरिटीज होंगी, और फिर ये बैठ के वहां पे बॉम्बे जाने से पहले उसको जनता में रिलीज करते, और फिर जाके बॉम्बे में मिलते और उसका एक्शन प्लान बनाते, तब तो जनता इनको सीरियसली लेती। अब अगस्त निकल गया, सितंबर शुरू हो जाएगा, और ये सब डॉट डॉट वाले राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। तो अब अगले दिसंबर तक तो कोई चांस नहीं है कि ये साथ बैठेंगे और एक कॉमन एक्शन प्लान बनाएंगे। अगर कॉमन एक्शन प्लान बनाएंगे तो इनकी मजबूरी हो जाएगी कि विधानसभा में भी अपने आप को निपटाओ पहले, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू मिलके लड़ेंगे। अगर आप ममता दीदी से बात कर रहे हैं, और कांग्रेस क्या आगे आने वाले दिनों में कैसे चुनाव लड़ेगी, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए। अब क्लासिक केस है, और इसमें मैंने वीडियो बनाया है कि केजरीवाल साहब ने तो पहले ही कह दिया कि मैं गठबंधन से बाहर हूं। उन्होंने तो मध्य प्रदेश में जाके अपने रेवड़ियों का रेट कार्ड इशू कर दिया कि मैं इसको इतना दूंगा, इसको उतना दूंगा, इसको उतना दूंगा। ये तो पहले कर चुके। अब मजे की बात देखिए कि कल को ये गठबंधन कहता है नहीं हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे मध्य प्रदेश में, तो क्या केजरीवाल साहब अपना जो रेट कार्ड इशू किया उसको वापस ले लेंगे? या कोई कहेंगे नहीं मैंने तो 200 यूनिट कहा था या 300 यूनिट कहा था, कांग्रेस कहेगी नहीं हम 500 कर देंगे, मतलब उस रेट कार्ड को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये तो बहुत क्लियर हो गया है, केजरीवाल इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर गठबंधन फ्रॉम द डे वन। और जिस तरह से ये जाके रैलियां कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, ये तो पूरी तरह से बार्गेनिंग है। आज की तारीख में बिहार का ही आप देख लीजिए, आरजेडी और जेडीयू ये चाहते हैं बिहार की हर सीट में ये दोनों मिलकर लड़े। केजरीवाल को भी पता है, तो उन्होंने जाके पहले ही अपनी भांजी मार दी कि नहीं मैं तो कैंडिडेट खड़े कर रहा हूं, तो मतलब 3 हो गए। अब सवाल ये है कि जेडीयू कितनी सीटें छोड़ेगा और आरजेडी कितनी सीटें छोड़ेगा केजरीवाल के लिए, और केजरीवाल का जनाधार कितना है। अब सवाल ये है कि जब जनाधार नहीं है और आप सीट मांग रहे हो, तो कल को जेडीयू आके दिल्ली में अगर विधानसभा में सीट पे आदमी खड़े करना पड़ेगा, फिर सेम लॉजिक कि ठीक है आपका एक भी कैंडिडेट नहीं है लेकिन फिर हम आपको ना 10% सीटें दे देते हैं। तो यही फॉर्मूला क्या दिल्ली में लगेगा, जहां आरजेडीयू की या आरजेडी की एक भी सीट नहीं है, वहां 10% सीट या अपोजिशन को देंगे? और किस किस को देंगे, क्योंकि हर एक राज्य में तो जा रहे हैं। तो ये जिस तरह से खेल हो रहा है,
इसका सर कोई भविष्य नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। कारण बहुत सिंपल है, ये जितने डॉट डॉट नेता हैं ये इसीलिए अपने मेन गठबंधन से अलग हुए क्योंकि इन सब की महत्वाकांक्षाएं थी। ये सब जिंदगी में कुछ आगे बड़ी कुर्सी पे बैठना चाहते थे। अगर इनको सिर्फ जनसेवा ही करनी होती तो ये जिस पार्टी में आए थे राजनीति करने उसी में रहते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको पता लग गया कि भाई हमारी जो पेरेंट पार्टी है उसमें हमारा भविष्य नहीं है, हमें वहां पे एक प्यादा बन के रहना पड़ेगा, लेकिन हमें तो वजीर बनना है। तो जब वजीर बनना है तो हम अपना अलग ही प्लेग्राउंड बनाते हैं, हम उसमें खुद अपने आप को वजीर डिक्लेयर कर लेंगे, और इसीलिए इतने सारे ग्रुप बने। और अब ये सारे वजीर अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ के वापस प्यादा बन जाएं, हो सकता है सर? लॉजिकल है? मुझे तो नहीं लगता। आज मैं देख रहा था, आज रिपब्लिक पर डिबेट चल रही थी और उसमें कांग्रेस प्रवक्ता जो थे वो ये कह रहे थे कि भाई जो भी सबसे अधिक सीटें लाएगा उसका जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जहां तक समाजवादी पार्टी का प्रश्न है तो हमारी तरफ से तो अखिलेश यादव ही प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, और साथ में जहां तक ममता दीदी का प्रश्न है तो ममता दी ही अपनी पार्टी की ओर से प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हैं। तो इतने सारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बना के ये किस प्रकार का कोहिजन इस ग्रुपिंग में ला सकते हैं? अभी तक इन्होंने कोई संयोजक नहीं डिक्लेयर किया है। सर मैं वही कह रहा हूं, ये हो नहीं सकता। और जो कांग्रेस ने लॉजिक दिया है वो अपने आप में ही खतरनाक है कि जिसके सबसे ज्यादा सीटें होंगी वही नेता बनेगा। तो होगा क्या? केजरीवाल साहब कहेंगे ठीक है 500 सीटों पे मैं कैंडिडेट खड़े कर रहा हूं, दीदी कहेंगी 300 पे मैं कर रही हूं, कांग्रेस कहेगा 500 पे मैं कर रहा हूं, बस हो गया खेल खत्म। कहने का मतलब है कि जिस दिन ओवरलैपिंग शुरू हो गई और जो कहा गया है कि सबसे ज्यादा सीटें किसकी आएंगी, हाइपोथेटिकली जो सबसे ज्यादा सीट कैंडिडेट खड़े करेगा प्रोबेबिलिटी तो उसी की है ना सर कि सबसे ज्यादा सीटें वही लाएगा। तो जिसको ये पता है फॉर्मूला कि जिसका आधार यही है कि जो जितना अपने आप को फैलाएगा उसी का नंबर आएगा, तो हर आदमी फैलाएगा अपने आप को। तो जब आप एक दूसरे को अपने आप को फैला रहे हो तो किसके ऊपर फैला रहे हो? एक दूसरे के ऊपर ही तो पैर रख रहे हो सर। तो जब आप एक दूसरे के ऊपर पैर रख रहे हो फिर काय का गठबंधन? और रही बात संयोजक की, सर इसमें से कोई संयोजक भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि ईमानदारी से बताइए सर कौन किसकी रेस्पेक्ट करता है? देखिए संयोजक बनने के लिए ना दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे आपको याद होगा चंद्रबाबू नायडू साहब संयोजक बने थे। वो संयोजक बने थे क्योंकि उस समय बीजेपी के जो नेता थे वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, और वाजपेयी साहब ने कह दिया कि हाँ चंद्रबाबू नायडू जूनियर है बट आई एक्सेप्ट हिम एज माय कन्वीनर। तो बीजेपी को एतराज नहीं था, क्योंकि वो उतना बड़ा दिल होना चाहिए, उतनी बड़ी मेच्योरिटी होनी चाहिए पॉलिटिकल लीडर में कि वो अपने से छोटे यंग और कम एक्सपीरियंस्ड आदमी को कन्वीनर बना ले या मान ले, क्योंकि अल्टीमेटली तो जब मीटिंग्स होंगी तो कन्वीनर के इनविटेशन पे होंगी। तो चंद्रबाबू नायडू सर चिट्ठी लिखेंगे वाजपेयी साहब को कि सर 25 तारीख को यहाँ पे मीटिंग है आपको आना है, और वाजपेयी साहब कहते हैं तू होता कौन है? बन गया ना कन्वीनर सर, फिर तुम हो कौन मेरे को बुलाने वाले? लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, कन्वीनर का रेस्पेक्ट है और हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ही इज कन्वीनर। यहां मुझे एक चीज बता दीजिए, कौन ऐसा डॉट डॉट नेता है जो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करता हो या एक दूसरे की कमांड को एक्सेप्ट करने को तैयार? अगर मान लीजिए जेडीयू के नेता कन्वीनर बन जाते हैं, नीतीश कुमार जी, क्या वो शरद पवार साहब को कह सकते हैं सर परसों आपको वहां आना है? या केजरीवाल को वो बार बार कह सकते हैं कल यहां आना है, परसों वहां जाना है, वहां जाना है? केजरीवाल साहब तुम होते कौन है यार? या कल को केजरीवाल को कन्वीनर बना दिया जाए कि आप डॉट डॉट ग्रुप के नेता आप हैं, कन्वीनर हैं, क्या होगा? लोग कहेंगे भैया हो गया फिर नेतागिरी, हमसे हम नहीं करने वाले। या राहुल गांधी को आप कन्वीनर बना दें, तब क्या होगा? तो प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कौन सा ऐसा चेहरा है जो स्टेप बैक करने को तैयार हो। जैसे वाजपेयी साहब ने कहा ठीक है हम बड़े दल हैं,
हम सीनियर हैं, हम सबसे रिस्पेक्टेड पार्लियामेंटेरियन भी हैं, देश उनके साथ है, उसके बाद भी उन्होंने कहा ठीक है, हम कन्वीनर नहीं बनते हैं, कन्वीनर किसी और को बना दो। वो पॉलिटिकली भी सही था और सोशली भी सही था। यहां मेरे को बता दीजिए सर कि कौन सा ऐसा नेता है जो ये कहने को तैयार हो कि मैं दूसरे नेता को अपना नेता मानने को तैयार हूं, इवन एज ए कन्वीनर। एक बता दीजिए सर, क्या केजरीवाल साहब राहुल गांधी को अपना नेता मानने को तैयार है एज ए कन्वीनर, या वाइस बड़ा वर्सा? मुश्किल है, बड़ा मुश्किल खत्म है। हो गया ना सर, खेल यही खत्म हो जाता है। क्योंकि आपने क्या किया है सर कि ये, मुझे तो ये इस बात की बड़ी हंसी आ रही है कि क्यों इनको इस बात का डेस्परेशन है कि हम सारे लोग मिलके एक यूनाइटेड ऑपोजिशन बनाएं। अरे वो हो नहीं सकता यार, आप सब लोगों के ईगो प्रॉब्लम्स है। हाँ, ये बात होती कि जो कांग्रेस से पार्टियां टूट के निकली हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेती कि भाई ये सब फॉर्मर कांग्रेस है, हम लोगों के रूट्स एक से हैं, आइडियोलॉजी एक सी है। हाँ, महत्वाकांक्षा थी इसलिए हम लोग अलग अलग हो गए, लेकिन अब अलग अलग तो महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी, तो चलो हम इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक ये ग्रुप बन जाता। ये किंग मेकर का काम कर सकते थे, पीएम ना बनते, लेकिन इन ग्रुप में से मंत्री कुछ बन जाते। ये अगर मान लीजिए 150 सीटें ले भी आता ये ग्रुप, तो सरकार बनाने के समय लोग बार्गेन कर सकते थे कि हमें आप 5-7 इंपॉर्टेंट मंत्रालय दे दीजिए, और एक ये कमांडिंग पोजीशन में होते। लेकिन जैसा मैंने कहा सर कि जब लालच होता है ना, तो फिर वो इस बात का लालच थोड़ी है कि मैं किसी की जेब या कहीं से मैं 10 रुपए की चोरी करूंगा डाका डाल के, मैं तो सब फिर हीरे जवाहरात सब लूट के लाऊंगा, क्योंकि मेरे को तो रातों रात अमीर बनना है, इसीलिए तो मैं डाका डाल रहा हूं। मैं कोई चाय पीने के लिए डाका थोड़ी डाल रहा हूं कि 10 रुपए मिल गए चलो चाय पी लेंगे कल सुबह की, इसके लिए कौन डाका डालता है? तो कहने का मतलब यह है सर कि सारे महत्वाकांक्षी हैं, और ये महत्वाकांक्षा इनको एक दूसरे के साथ नहीं बैठने देगी। और मैं इसमें आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं सर, मेरे को ध्यान आई बात। मैं एक बार जोधपुर में था और इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ मीटिंग थी। वहां मैंने ये कहा कि यार आप सब लोग छोटी छोटी कंपनियां हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे हो, कैसे सरवाइव करोगे? कम से कम आप अपने क्षेत्र में तो मिलजुल के करो ना यार, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो, दोस्त हो, सब कुछ है, लेकिन बिजनेस में हर चीज में कॉम्पीट कर रहे हो, और कॉम्पीट किस लिए कर रहे हो? एक दूसरे का नुकसान करने के लिए। कोऑपरेट क्यों नहीं कर लेते? तो वहां के एक प्रेसिडेंट थे, वो मेरे को अपने घर बुलाया था उन्होंने डिनर पे, कुछ और जोधपुर के वीवीआईपी थे। मैं वहाँ उनके एसोसिएशन की एनुअल कॉन्फ्रेंस में कीनोट स्पीकर था, करीब 15-20 साल पहले की बात है। उन्होंने एक बड़ी बात अच्छी कही, और मुझे लगता है सारे दर्शकों को अच्छी लगेगी। उन्होंने कहा, विजय जी, मैं सुबह से आपकी बात पे चिंतन कर रहा हूं, मुझे लगता है कि बहुत सही बात आपने कही, लेकिन फिर मैं ये सोच रहा था कि ये बात इतनी लॉजिकल है, लेकिन हम कर क्यों नहीं पाए? तब उन्होंने कहा, मुझे, आपने कभी, विजय जी एक बात बताओ, आपने हमेशा देखे होंगे ना, जो अंगूर है वो गुच्छे में होते हैं, छोटे होते हैं लेकिन रसीले होते हैं, भरे हुए होते हैं, टेस्टी होते हैं, गुच्छे में होते हैं, और मार्केट में उनका प्रीमियम मिलता है। कभी आपने तरबूजों के गुच्छे देखे हैं? इतने बड़े, अंदर से खोखले, टेस्ट भगवान जाने कैसा निकलेगा। और बिल्कुल, अब राजस्थान में तो आपको पता है सर, जब सीजन होता है तो 25 पैसे किलो भी मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है सर कि उसका रेट नहीं, लेकिन कहने को बहुत बड़े, वो बड़े इसलिए कि अंदर से खोखले हैं। तो जितने हम लोग हैं, हम लोग सब तरबूज हैं, हम इकट्ठे काम कर नहीं सकते। हम अंदर से इतने बड़े ब्लोटेड ईगो हैं कि हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते कि हम दूसरे के साथ काम कर पाएंगे। तो ये जितने भी डॉट डॉट वाले हैं, ये एक्चुअली तरबूज है। दर्शकों से अनुरोध है कि आप जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ में चैनल का लाइक बटन भी अवश्य दबा दें इस वीडियो का, और इस वीडियो को शेयर भी करना है। और ध्यान रखें कि नीचे स्क्रॉल जो हो रहा है, जीपे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि पर जाकर आप हमारी चैनल को पत्रम पुष्पम के साथ भी अनुग्रहित करें। और
इनको प्रश्न पूछने हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अंत में मैं आपसे ये पूछूंगा एक प्रश्न कि जो एक अलायंस बनता है, जैसे अगर एग्जांपल लें 1977 जनता पार्टी का, तो उसमें सोशलिस्ट पार्टी थी, एक ब्रेकअवे ग्रुप था कांग्रेस का, और जनसंघ थी। ये सब कम से कम पूरे हिंदी प्रदेशों में, जो पूरी जो हिंदी हार्टलैंड थी, उस सब में सारे के सारे एक दूसरे के विरुद्ध ये compete करते थे। तो जब उन्होंने अपना एक अलायंस बना लिया तो उनका जो बिखराव था, जो वोट कांग्रेस, एंटी कांग्रेस वोट बिखरता था, तो वो वहां पर जुड़ गया, प्लस जो भी इमरजेंसी के फैक्टर्स थे, तो उनकी जीत हो गई। फिर भी साउथ इंडिया में वो बिल्कुल फेल थे। देखिए आया है तोड़ो उस तोड़ो का, इसमें इक्की दुक्की जगह छोड़कर ये तो आपस कंपटीशन है ही नहीं इनका। जैसे आप पूरे हिंदी हार्टलैंड में लें तो अलग अलग का कंपटीशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है। उत्तर प्रदेश में किसी और का है, बिहार में किसी और का है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, दूसरा कोई वहां है नहीं। तो ऐसे में ये अलग अलग अगर आ भी जाएंगे तो उससे वोटों का कोई जुड़ाव तो होने वाला है नहीं। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं? सर बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इन लोगों को ये लगता है कि हम अपने अपने क्षेत्र में एक दूसरे के वोट ना काटें। कहने का मतलब ये है, इनका असेसमेंट इस बात का है कि देखिए कुल मिला के करीब 36, 37, 38% वोट बीजेपी को मिले थे। इसका मतलब अभी भी 60% वोट ऐसे हैं वो बीजेपी के साथ नहीं है। इनका इक्वेशन बहुत सिंपल वैसे है। गलत कह रहे हैं वो लोग, क्योंकि 46% एनडीए के थे टोटल। हाँ टोटल एनडीए थे ना सर, इसीलिए तो इनका प्रयास ये है कि हम एनडीए को तोड़ें, जो बाकी एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं उसको बीजेपी से हटाया जाए। तो कहने का मतलब ये है सर कि इन्होंने यही तो कहा कि भाई अगर हम, और अल्टीमेटली एनडीए के जो बाकी ग्रुप हैं उनको हटाने का इनके पास लॉलीपॉप क्या है? इनके पास लॉलीपॉप है कि देखिए अगर मोदी पीएम नहीं रहे तो आपकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। ये सब एजम्पशंस में चल रहे हैं, ये हाइपोथेसिस है इन सब की। अब सवाल इस बात का आता है सर कि अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम अलग अलग, जैसे मान लीजिए यूपी में हमें 20-50 सीटें मिल गई हाइपोथेटिकली, बिहार में हम 15-20 ले आए, बंगाल में हम 15-20-25 ले आए, एमपी में हम ले आए, जहां जहां पे बीजेपी पहले मेजोरिटी में थी, अगर हमने बीजेपी को आधा आधा भी कर दिया, और साउथ में तो बीजेपी नहीं है, वहां तो हमारे एलाइज आ ही जाएंगे, तो हम अगर कहीं से गिरते पड़ते भी 275 क्रॉस कर गए तो हम कम से कम एक काम तो कर लेंगे कि हम मोदी साहब को हटा दें। इनका अल्टीमेटली डेस्टिनेशन वही है, इनको और कोई आइडियोलॉजी से लेना देना नहीं। लेकिन इनकी समस्या दूसरी हो गई सर। इनकी समस्या ये हो गई कि अगर ये अपने अपने राज्यों में लड़े और जहां पे इनका वर्चस्व है वहां ये आपस में तालमेल करके वोट स्प्लिट ना होने दे, वहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन उसका क्या करोगे जिसने नई नई पार्टी बनाई और उसका एस्पिरेशन इन सबसे ज्यादा है? आप उसको कहोगे भैया तू कहीं नहीं था, दिल्ली में तेरी एक भी सीट नहीं है, तू दिल्ली संभाल, बाकी सब छोड़ दे। ऐसा होगा? सवाल ही नहीं। तो वो तो तो सब वोट जगह काट, कम्पीट कर रहे हैं। सर वही सबसे ज्यादा वोट खराब करेगा, वही जो डिस्टरबेंस का मैसेज क्रिएट करेगा वो वही करेगा। तो हर छोटी पार्टी ये कहेगी कि यार तुम, जब इस आदमी अपनी मेरे क्षेत्र में घुस के मेरा वोट बैंक डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं इसके में क्यों ना जाऊं। फिर सर दूसरी रिवर्स स्ट्रेटेजी क्या आती है? ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। केजरीवाल क्या कर रहे हैं? केजरीवाल की स्ट्रेटेजी है कि पूरे देश में छाना है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर बनना है, कोई उसका एम्बिशन नहीं है, उसको भी पता है कोई जनता उसका साथ नहीं देने वाली। लेकिन उसके दिमाग में यह है कि अगर मैंने 400, 450, 500 सीटों पे आदमी खड़े कर दिए और गलती से मेरे को 20-30 सीटें मिल गई, आई विल बी किंग मेकर। और जब मैं किंग मेकर हो जाऊंगा तो आई विल एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग व्हाटएवर आई वांट।
ही इज वेरी स्मार्ट, उसको पीएम नहीं बनना है, ये कहता है पीएम की चाबी मेरे हाथ में रहे, बस आई विल बी किंग मेकर। मान साहब सीएम है ना पंजाब के, लेकिन वो एयर टैक्सी चलाते हैं इनके लिए। अब समझिए इस बात को। इस तरह से दिल्ली में कल को अगर कोई भी सरकार और उसकी चाबी केजरीवाल के पास, आप देखिए इनके कितने शीशमहल होंगे। कहने का मतलब क्या है सर, कि इनकी नजर वहां है। अब बाकी जो डॉट डॉट ग्रुप है, इसके पास एक ही रास्ता है कि ये केजरीवाल को दिल्ली में उलझाए रखें। उसके लिए इनको केजरीवाल के अगेंस्ट ऑफेंसिव होना पड़ेगा, और अंडर द सीन और बिहाइंड द सीन, व्हाटएवर वे यू वांट टू कॉल, मे बी दे हैव टू टेल मिस्टर मोदी के साहब, इसको आप जितने सीबीआई के और ईडी के केसेस चल रहे हैं, थोड़ा उनकी रफ्तार बढ़वाइए। लेकिन मोदी साहब को भी पता है कि केजरीवाल के केसेस की रफ्तार बढ़ाने से फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये आदमी जब तक जेल से बाहर है तब तक ऑपोजिशन का अच्छा काम कर रहा है। तो राहुल गांधी साहब लीडरशिप क्राइसिस क्रिएट करते रहेंगे और केजरीवाल साहब ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस क्रिएट करते रहेंगे। जब किसी भी ग्रुप के अंदर ना लीडर हो, मतलब ना नेता हो ना नीति हो, नियत तो है ही नहीं, तो नियत नहीं है, नेता बना नहीं पाए, नीति बन पा नहीं रही, तो हो गया ना बीजेपी का काम। और क्या चाहिए चुनाव में सर? बिल्कुल सही है। तो आइए अब एक प्रश्न आ गया है, उसको ले लेते हैं। प्रिंस शर्मा जी पूछ रहे हैं, मिस्टर पुतिन G20 समिट अटेंड करेंगे? जी नहीं, आज ही समाचार आया है कि वो स्वयं फिजिकली अटेंड नहीं करेंगे, वो उनके जो विदेश मंत्री हैं लावरोव साहब, वो अटेंड करेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो वीडियो लिंक से जुड़े। तो आइए अब हम इसी बिंदु पर इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सरदाना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।